नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर आज दिन भर की खबरें लेकर। देश विदेश में क्या क्या आज घटा है, सुबह जो हमने बुलेटिन दिया था उसके और आप इस बुलेटिन के बीच में उस सब की चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कमेंट कर देंगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं, उसका नाम भी ले देंगे। अन्यथा जुड़ाव तो आपका है। रेहान रेहान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे चल रहा है? ठंड कैसी है आप सब लोगों के इलाके में जी, ये भी बता दीजिए। आज हम ठंड की भी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के भीतर घातियों की जो लिस्ट थी वो कहाँ तक पहुंची है और उसमें कौन कौन से नाम है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये अब तक की सियासत की, खासतौर से जो बीजेपी की सियासत है उसकी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और इनका शतक पूरा हो गया। 109 ये नंबर चला गया है और 11 राज्यों में अब तक मामले हैं, लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 91 देशों में ये मामला पहुंच गया। संदीप जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र वालिया जी, जस्टिस फॉर पुलिस की भी बात करेंगे, कहाँ पहुंचे कौन नहीं, पीस मिल वर्कर उसकी भी बात करेंगे और JOIT 17 का क्या हो रहा है ये भी करेंगे जी। शर्मा जी, के शर्मा जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जितेंद्र वालिया जी नमस्ते, बिल्कुल बात करेंगे जी जस्टिस फॉर पुलिस की। काइंडली आप जुड़ जाइए, उसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग जो है शुरू कर देंगे। क्योंकि बीच में फिर अदरवाइज कोई जुड़ता है तो फिर दिक्कत ये होती है कि बार बार रिपीट करने के लिए कहा जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले कोविड की स्थितियों की। देश में लगातार कोविड की संख्या, कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस समय देश में अब 9 मरीज हो गए। आज दिल्ली में 10 नए और मरीज आए और अभी अभी जो है वो एक सूचना और है कि महाराष्ट्र में भी 8 नए जो ओमिक्रॉन के पीड़ित हैं वो मिले हैं। यानी दो जगहों पे, दिल्ली और महाराष्ट्र में ही 18 नए मरीज मिले हैं और जो महाराष्ट्र में 8 मिले हैं उनमें सभी विदेश से लौटे हैं। 4 UAE से हैं, एक अमेरिका से और एक नाइजीरिया से आया है, जबकि इन लोगों के संपर्क में आए 2 शख्स में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी ना सिर्फ ये आए हैं वहां से बाहर से संक्रमित होकर, बल्कि इनके संपर्क में यहाँ जो लोग आए वो भी आए हैं। अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो है 40 मामले हो गया और देश भर में ओमिक्रॉन के लोगों की जो संख्या है, पीड़ितों की जो संख्या है वो 109 पहुंच गई है। 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस हैं और जिसमें राजस्थान में 17, चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 22 हो गई है। देखिए 36 घंटे के भीतर भीतर दिल्ली में ये केस बढ़ के 22 हो गए हैं। 4 केस कल आए थे, 10 आज आए, 14 आज आए हैं, 8 पहले थे, तो ये 22 हो गए हैं। गुजरात में 5, पश्चिम बंगाल में 1, तेलंगाना में 8, महाराष्ट्र में 40, कर्नाटक में 8, तमिलनाडु में 1, केरल में 5 और आंध्र प्रदेश में 1 मामला है। ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी 2 दिन से जो है राज्यों का जो संक्रमण है वो 11 राज्यों तक सीमित है। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है कि 50% से अधिक आबादी देश की इन्हीं 11 राज्यों में बसती है। ये बड़े राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली की बात कर रहे हो या फिर कर्नाटक तेलंगाना की बात कर रहे हो, आंध्र की बात कर रहे हो। यहाँ पे जनसंख्या बाकी राज्यों की बनिस्बत ज्यादा है, यानी आधा देश यही रहता है इन राज्यों में। उस लिहाज से ये चिंता का विषय है हमारे लिए। और अगर इस चिंता की ओर हम ध्यान करें तो हिमाचल प्रदेश में भी चिंताएं जो हैं वो कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की चिंताओं की भी बात करेंगे, वो भी कम नहीं है। लेकिन इससे पहले जो है आपको ये भी बता दें कि इस खतरे से निपटने के लिए, ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए लगातार राज्य सरकारों से केंद्र सरकार जो है वो संपर्क में है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी मॉनिटरिंग के लिए रेगुलर मीटिंग शुरू करी है और राज्यों को अलग अलग आदेश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा चिंताजनक हो जाएगा ये इस तरह से। अगर हम आज के अपने प्रदेश की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज 57 नए केसेज आए हैं। लेकिन इसमें भी जो चिंता की बात है वो 15 केसेज एक ही पुलिस की बटालियन से आए, 3rd बटालियन जो पंडो वाली है उनसे, उसके ये केस आए हैं और ये सारे के सारे विधानसभा की ड्यूटी पे थे। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र हुआ तो आज 57 लोग आए हैं। डेथ का भी कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन 57 का जो और 47 रिकवर भी हुए हैं। 1-2 जिलों को छोड़कर, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर आज कमोबेश सभी जिलों में केस आए हैं जी। और चंबा में भी आज कोई केस नहीं आया है। तो एक तरह से 3 जिलों में कोई केस नहीं आया, लेकिन 9 जिलों में आया है। बिलासपुर में 1 केस आया है, 6 केस जो हमीरपुर में आए हैं, 9 केस कांगड़ा में आए हैं, 1 केस आया है कुल्लू में,
25 केस आए हैं मंडी में, जिसमें से 15 मैंने आपको बताया कि पंडोह वाली जो बटालियन, 3rd बटालियन पंडोह की, वही है। 4 लोग जो हैं शिमला में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ सकती है शिमला वालों की, ऐसी सूचना है अभी। एक केस सिरमौर में है, 6 केस जो सोलन में है और 4 केस ऊना में है। तो अब तक हमारे पास 536 एक्टिव केसेस हैं। पंडोह वाली जो बटालियन के जवान हैं, इसमें थोड़ा घबराने की चिंता नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जब ड्यूटी से लौट रहे थे तो इनको मंडी में ही रोक लिया गया था, यानी बटालियन में इन्होंने प्रवेश नहीं किया था, वहीं पर इनके टेस्ट हुए थे और जब इनको पॉजिटिव पाया गया तब इनको अलग से आइसोलेट किया जा रहा है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि अगर ये वहां पहुंच जाते तो पंडोह की जो 3rd बटालियन है उसमें पहले की तरह एक लंबी लाइन जो है लग सकती थी। पिछली बार भी 200 के आसपास जवान वहां पॉजिटिव आए थे, एक ही दिन में 122 लोग पॉजिटिव आए थे वहां पे। इस बड़े पैमाने पर संक्रमण हुआ क्योंकि वो तब बिहार की चुनावी ड्यूटी से लौटे थे, अभी ये विधानसभा की ड्यूटी से लौटे हैं। ऐसे में चिंता ये भी है कि इनके कुछ और साथी भी जो विधानसभा ड्यूटी पे गए होंगे उन सबको देखना। 1000 के आसपास जवानों की ड्यूटी वहां लगी थी, तो सबको चेक करना होगा। वो अधिकारियों के संपर्क में भी आए होंगे, जवानों के संपर्क में भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनको बड़ी अच्छी जगह से ठहराया गया था, बेचारों को दिन रात जो है ड्यूटी करवा के ठहरने का जो इंतजाम होता है वो इकट्ठा होता है इनका, किसी स्कूल के कमरे में सो जाएंगे और कंबाइंड इनकी सारी गतिविधियां होती हैं, तो निश्चित तौर से ये चिंता जरूर होगी। वहां एक विधायक के पीएसओ साहब भी पॉजिटिव आए थे, वो भी चिंता का विषय है, लेकिन इस चिंता के विषय को अगर सही ढंग से डील नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में इस समय अभी 536 लोग एक्टिव हैं, जो सबसे ज्यादा 100 लोग एक्टिव हैं ऊना और कांगड़ा में। 100 लोग एक्टिव हैं जी, ऊना और कांगड़ा में 100। आज के जो 4 हैं ऊना के, उनको मिलाकर वहां भी 100 लोग एक्टिव हो गए हैं। कांगड़ा में संख्या कम हो रही है लेकिन 100 है अभी भी। 24 लोग एक्टिव है बिलासपुर में, 4 लोग चंबा में, 1 किन्नौर में, 8 के कुल्लू में एक्टिव है, 2 लाहौल स्पीति में एक्टिव है, 64 मंडी में एक्टिव है, 76 शिमला में एक्टिव है, 6 सिरमौर में एक्टिव है, 96 सोलन में एक्टिव है और 100 लोग हमने आपको बताया कि ऊना में एक्टिव है। कुल मिला के 536 लोग एक्टिव हैं। 2,28,227 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। 3 लोग विदेश से लौटे हुए पॉजिटिव आए थे, उनमें आज एक बढ़ोतरी और होगी। एक और जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव आया फॉरेन रिटर्न, लेकिन इन चारों के जो जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स हैं वो अवेटेड हैं। खासतौर से जो मंडी में एक ब्रिटेन से लौटा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है उस पर ज्यादा नजर है, क्योंकि ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं ओमिक्रॉन से। साउथ अफ्रीका की दिक्कत यह है कि साउथ अफ्रीका में अगर 100 केस आ रहे हैं तो 98 ओमिक्रॉन से वेरिएंट से पीड़ित हैं। यूरोप में भी ये फैला हुआ है, लेकिन ब्रिटेन से जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कह रही है कि 100 में से 70 लोग जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन से आया है उस पर नजर रखने की जरूरत है। ईश्वर ना करे कि ये समस्या आए, लेकिन समस्या आए तो हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि हम लोग इससे निपटने के लिए भी जो है वो तैयार हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी चिंता ये कि पुलिस के 15 जवान एक ही बटालियन के इकट्ठे पॉजिटिव आए हैं जी। ये इस वक्त की जो है दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब छोटे छोटे पॉकेट्स में केसेस आ रहे हैं। बात अब बीजेपी की करते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी की लिस्ट बन रही थी लंबे दिनों से, किस किस ने भीतरघात किया। कुछ लोग तो चुनाव के दौरान ही निपटा दिए गए, कुछ उसके बाद भी निपटे, लेकिन अंततोगत्वा अब एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो दिल्ली पहुंची है बीजेपी की। लेकिन ये लिस्ट जो है वो अपने आप में कई दिलचस्प चीजें लिए हुए है, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ छोटे मोटे नाम नहीं है। कुल मिला के 153 भीतरघाती लिस्ट आउट किए गए हैं और ये जो है 4 साल के जश्न में इस चीज़ों को भुलाने चली बीजेपी में जो है अब नया बवाल इससे खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस लिस्ट में जो है अगर हम नामों की चर्चा करें तो इसमें 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 सांसदों के नाम भी हैं। अब देखते रहिएगा, 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के नाम हैं, 2 सांसदों के नाम हैं जिनमें पूर्व और वर्तमान दोनों हैं सांसद हैं। इसके अलावा 3 मंत्रियों के नाम भी हैं, आधा दर्जन विधायकों के नाम हैं और 1 दर्जन के आसपास जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनमें से कुछ राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मंडल और ब्लॉक और जिला स्तर के लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। कुल मिला के 153 की संख्या में ये लिस्ट बना के भेजी गई है और ये अपने आप में चिंता का विषय है। इनमें शिमला, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और सोलन से लेकर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा के नेता भी जिनकी ड्यूटी लगी थी उनकी भी चर्चा है। 153 के अगर ब्रेकअप की हम बात करें तो कुछ इस तरह से कि मंडी में सबसे ज्यादा 63 लोगों को भीतरघाती माना गया है और इन पर काम नहीं करने या उपचुनाव के दौरान जो है पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। इनमें से 3 तो पूर्व मंत्री हैं, 3, 1 2 नहीं, 3 पूर्व मंत्री हैं जिनको निशाने पर लिया गया है। और यही नहीं, एक मौजूदा मंत्री पर भी काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जबकि 2 विधायक भी जो हैं और पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी ये मंडी से रिलेटेड हैं, जिनका नाम भीतरघातियों की या जिन्होंने काम नहीं किया पार्टी के लिए उनकी सूची में है। ये एक प्रवक्ता को भी लपेटा गया है और
दिलचस्प बात है कि इसमें जो है जो प्रवक्ता टिकट की दौड़ में थे उनको जो है लपेटा गया है। पूर्व प्रवक्ताओं में से भी एक को जो है वो लपेटा गया है। हालांकि वो अधिकांश रैलियों में दिखे, लेकिन फिर भी उनका नाम जो भीतरघातियों की लिस्ट में होना काफी दिलचस्प है। आधा दर्जन सदस्य जो है मंडल और इतने जिला स्तर के पदाधिकारी भी मंडी में है। फतेहपुर की बात कर ले, फतेहपुर से 32 लोगों के नाम जो है पार्टी के भीतरघातियों के तौर पर दिल्ली भेजे गए हैं। जाहिर तौर पर कृपाल परिवार का नाम इसमें सबसे ऊपर है, लेकिन जिन 2 मंत्रियों के पास इस सीट का जिम्मा था उनमें से भी एक पक्ष ने दूसरे मंत्री पर आरोप लगाए। हम नाम नहीं लेंगे, हमारे पास नाम है, पूरी लिस्ट है, लेकिन उनमें से भी एक पक्ष ने उन 2 मंत्रियों में से एक मंत्री पर अंगुली उठाई है कि उस आदमी ने जो है वो ठीक से काम नहीं किया। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले पद त्यागने वाले एक सज्जन भी लिस्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं और एक बड़े नेता पर भी जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करने का आरोप है जिससे राजू सुशांत को लाभ पहुंचे। हालांकि जो हमने कहा ना कि भीतरघातियों की लिस्ट में 2 पूर्व अध्यक्ष हैं, तो तीसरा भी जोड़, ये माफ कीजिए, 2 सांसद है तो तीसरा भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि राजू सुशांत भी सांसद रहे हैं और ये तो सीधे सीधे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन खैर उनको छोड़ दीजिए, तब भी 2 बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों के नाम हैं और 2 सांसदों के नाम हैं। 3 पूर्व मंत्री तो मंडी से ही है। वर्तमान मंत्री का नाम भी है फतेहपुर सीट को लेकर एक का, जो प्रभावित उनमें से आपस में एक दूसरे 3-4 गुटों की अलग अलग जो गई है उसमें, तो अल्टीमेटली उस लिस्ट में एक मंत्री का भी नाम आया है कि उसने भी ढंग से काम नहीं किया। उधर जुब्बल कोटखाई में चोट खाई बीजेपी का दर्द है कि मिटने का नाम नहीं ले रहा है। 45 लोगों को चुनाव के दौरान ही निकाल दिया था, लेकिन अभी भी बड़े से लोगों की लिस्ट गई है। 28 और लोगों की लिस्ट गई है और इसमें 13 महिलाएं भी हैं। जुब्बल कोटखाई से 28 और की, 45 निकाल दिए हैं। तो सबसे ज्यादा तो यहां से गया देखा जाए तो उन 45 को मिला ले तो ये जो है 73 के आसपास पहुंचता है, जबकि मंडी से 63 गए। तो इसमें 13 महिलाएं हैं जुब्बल कोटखाई में से जिनको निकाले जाने की सिफारिश की गई है, या जिनको भीतरघाती या पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे जिन पर, 15 पुरुष हैं। हर की सीट पर बीजेपी की हार का जिम्मेदार 13 लोगों को मुख्य रूप से माना गया है, जो दिल्ली में लिस्ट गई है। और उसमें जो है एक पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नहीं, माफ कीजिए, एक पूर्व जिला परिषद सदस्य, एक पूर्व विधायक समेत मंडल और जिला के कुछ पदाधिकारियों के नाम भी है। इसके अतिरिक्त एक अलग सूची भी बनी है जिसमें दीप कमल के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया है। इनमें मुख्यतः वही लोग हैं जो IT सेल में चेतन बरागटा के सहयोगी थे। उन पर जो है चेतन बरागटा के पक्ष में काम करने का आरोप है। 2 सांसदों पर आक्षेप है कि उन्होंने प्रचार में कोई खास योगदान नहीं दिया। तो ये दिलचस्प है, दिल्ली की जो सियासत है वो दिलचस्प ढंग से गई है दिल्ली के लिए लिस्ट। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे याद आ रहा है कि 2009 में भी इस तरह की लिस्ट बनी थी। हालांकि तब जो लोकसभा का चुनाव था उसमें सीट एक ही आ रही थी, बीजेपी ने एक ही सीट आ रही थी, मंडी वाली, वीरभद्र सिंह जीत गए थे। लेकिन उसके बाद भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनी थी, उसमें 300 लोगों को पहले लाया गया था। फिर जो शॉर्ट लिस्ट हुई उसमें से भी उन 300 में से 150 लोग जो हैं उनकी लिस्ट गई थी। तब बलबीर पुंज प्रभारी होते थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और फिर बाद में उस लिस्ट का क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी क्या होता है या क्या नहीं होता है, या ये लिस्ट हवाई फायर ही साबित होती है, ये देखना होगा। लेकिन मोदी जी की रैली से पहले इस लिस्ट का दिल्ली में पहुंचना चर्चा का विषय जरूर है। तो हमको लगा कि ये लिस्ट हमारे पास आई है तो हम जो आपको भी इससे अवगत करवा दें। तो ये सियासत की खबर थी जी। और एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट से आ रही है। सड़कों की हालत को लेकर आप भले ही व्यथित होंगे, लेकिन रोपवे निगम ने करीब 50 साइटें स्वीकृति के लिए भेजी थी और NHAI ने, जिसके अंडर यह मामला आता है, उन्होंने 13 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बनने वाली 5 सड़कों और 7 पुलों के प्रोजेक्टों के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है। गडकरी जी के मंत्रालय के मामले हैं। इस पर 194 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो केबल कार्स बनेगी वो 5,644 करोड़ की के प्रोजेक्ट हैं ये जो सैंक्शन हुए हैं। और इसमें कुल्लू, शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित 13 क्षेत्रों में जल्दी केबल कार आपको चलती नजर आएगी, ऐसा दावा है। हालांकि धर्मशाला वाली को मैं देखा है, वो चल रही है, उसका ट्रायल हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे क्या है मामला क्या नहीं वो देखना होगा। शिमला में भी बननी थी, कहानी कब बनेगी कब नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आज सैंक्शन हुई है। तो आप तैयार रहिए। अगर आपको सड़कों के गड्ढे ज्यादा सताते हैं तो आप केबल कार से जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, केबल कार से जाइए, जाना जरूरी है चलता रहना चाहिए। तो ये पूरे मामले हैं। और अब हम बात करेंगे उन 2 बड़े विषयों की जिन विषयों में जो है आपकी ज़्यादा रुचि। एक तो जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, JOIT 817 और पीस मिल। JOIT 817 का मामला जो है अब इसी बात पर टिका है कि किस दिन उनका जो
फैसला है वो स्पेल आउट होता है। माननीय अदालत सारी चीज़ों की सुनवाई कर चुकी है, फैसला रिजर्व रख चुकी है और अब इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि तमाम जो एकेडमिक या दस्तावेजी ज़रूरतें हैं उन डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही ये फैसला स्पेल आउट होगा, तो उसको देख रहे हैं। लेकिन जेपीटी वाला जो मामला है, खासतौर से जेपीटी वाला मामला, उसमें चीज़ें अभी कहीं सिरे पर नहीं पहुंची हैं। लॉ डिपार्टमेंट से फाइल चली गई थी दोबारा, कुछ ऑब्जेक्शन लग के शिक्षा विभाग में, अब शिक्षा विभाग से दोबारा वो ऑब्जेक्शन क्लियर लग के या जो चीज़ें मंगवाई गई थी उनके पास जो है लॉ डिपार्टमेंट के पास गई, तो अभी फाइल झूल रही है। अभी कोर्ट में कब जो है डबल बेंच के लिए लगाया जाती है, पुनर्विचार याचिका लगाई जाती है या एसएलपी दायर करनी सुप्रीम कोर्ट में कब होती है, इसका कोई पता नहीं है। तो जेबीटी वाला मामला भी जो अभी है वो डोलड्रम्स में है। जेआईटी का फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन पुलिस का जो मामला है, जस्टिस फॉर पुलिस, उस मामले में कुछ ज़्यादा होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। हमने पूछा था व्यक्तिगत रूप से माननीय संजय कुंडू जी, डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस से, धर्मशाला में, तो उन्होंने कहा कि शिमला पहुंच के बात करेंगे। तो ये शिमला पहुंचे हुए भी आज 2 दिन हो गए, लेकिन शिमला में अभी भी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है कमेटी ने, उसको जारी नहीं किया जा रहा है और कमेटी की उसके बाद की कोई बैठक भी नहीं हुई है। तो ये मामला कैसे जाएगा, कैसे नहीं आगे बढ़ेगा, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस को लेकर। इतनी क्लैरिटी तो जरूर है कि वो अनुशासन का पालन करेंगे, फेसबुक पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, और दूसरा उनके परिजनों पे जो केस हैं वो भी वापस नहीं हुए, और उसको लेकर अगर 1-2 दिन में मामला नहीं बना तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी सूचनाएं हैं कि पुलिस वालों के वो परिजन, जो अफेक्टेड पुलिस वाले हैं, उनके परिजन जो हैं अब मंडी में भी प्रधानमंत्री की रैली के दौरान उनको मिलकर अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई पैरेलल जो है वहां पे इस तरह का कोई प्रदर्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अपनी बात उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो अपनी बात उठाने की कोशिश कर सकते हैं और किसी को भी अपनी बात उठाने का पूरा हक है। लेकिन ये जो समस्या है ये अभी जस की तस है। इस पर कमेटी बन चुकी है, 7 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है, 7 की बजाय 11 दिन हो गए हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, और आज अगर शुक्रवार है तो कल शनिवार और परसों संडे, तो 1 हफ्ता और निकल गया। पिछले मंडे को ये रिपोर्ट आनी थी, आई नहीं, कहा गया कि शिमला जाके देखेंगे, और उसके बाद 1 हफ्ता और चला गया। तो ये जो मामला है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये लोग इस विसंगति को झेल रहे हैं। और दूसरा जो पीस मिल वाला मामला है, कल बीओडी की बैठक है, अभी 300 रूट जो है बाधित हैं, 1000 के आसपास बसें जो है वो खड़ी हैं वर्कशॉप्स में, जिनको छोटे मोटे काम की जरूरत है। लेकिन क्योंकि जो वर्कशॉप कर्मचारी संघ है एचआरटीसी का, वो भी पीस मिल वर्कर्स के समर्थन में आ गया है, तो बसों की मरम्मत हो नहीं रही है, और यही स्थिति रही तो सरकार की मरम्मत भी हो जाएगी। सरकार ने कहा था कि हमारे 450 रूट जो अभी भी कोविड के बाद बंद है, 300 रूट जो है पीस मिल वर्कर्स की हड़ताल के कारण बंद बताए जा रहे हैं। तो 750 रूट जिस प्रदेश में बंद हो, फिर तो केबल कार ही चलेंगी, फिर तो केबल कार से ही जाना होगा जी। तो ये देखना होगा, क्योंकि ये बड़ी परेशानी वाला मामला है। पहाड़ में एक तो बसें नहीं मिल रही, और दूसरा जो मिल भी रही है वो भी खड़ी हो रही है किसी वजह से। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कोई ना कोई हल कल निकल जाना चाहिए। कल हो सकता है उनको बड़ा जो तोहफा भी मिल जाए। कल बीओडी की बैठक है एचआरटीसी की, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि उनको लेकर कोई फैसला उस तरह का हो सकता है। लेकिन फैसला फिर वही होगा, गोलमोल की कमेटी बना देंगे, वो कमेटी ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो कमेटी तो आउटसोर्स को लेकर भी बनी है, कमेटी पुलिस वालों को लेकर भी बनी है, कमेटी जो है उसको ओपीएस पे भी बना दी है। लेकिन कमेटियां कर क्या रही हैं ये नहीं पता। जिस चीज़ पे कमेटी बनाने का वहाँ समझौता हुआ था उसका नोटिफिकेशन हो गया, सामान्य वर्ग आयोग का, उसका मौके पे हो गया। हम नहीं कहते कि उसके दोबारा कमेटी बनाओ, अच्छी बात है, जो हो गया वो हो जाना चाहिए। कमेटियों में नहीं उलझना चाहिए, ये कमेटियों में मामले नहीं उलझने चाहिए। लेकिन जो है कमेटियों में मामला नहीं उलझना चाहिए। कमेटी अगर किसी मामले को आगे बढ़ाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि स्वयं जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका जो हल है, सर्वमान्य हल, वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें लेट होंगी उतनी चीज़ें परेशानी वाली हो जाएंगी। कैबिनेट को लेकर अभी एजेंडा तैयार हो रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि पुलिस वाला मामला जो है, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि मामला उस कैबिनेट में जाएगा। ये जो पे कमीशन वाला मामला है, इस तरह की जो चीज़ें जो जेसीसी की बैठक में हुई थी पिछली में, वो जरूर जा सकती हैं आगे, लेकिन ये नहीं लगता। उधर करुणा मूल्य धार को पर भी जो भर्तियों का मामला है, जो मल्टीटास्क वर्कर्स का, उसको लेकर भी करुणा मूल्य का
संघ जो है उसने भी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि जिस जिस की जो जो नौकरी बढ़ती वो ले, वो ये नहीं है कि कोरोना मूलक वालों को वहाँ एडजस्ट कर दें छोटी नौकरी में, जो उनको मिलनी चाहिए वो मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जो है वो मामले भी लगातार विवाद का विषय बन रहे हैं, जो स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर्स लग रहे हैं। तो विवाद कहीं भी हों वो अच्छे नहीं हैं, दाग अच्छे नहीं हैं। किसी डिटर्जेंट की ऐड में ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में विवाद और दाग कहीं भी अच्छे नहीं होते, कहीं भी नहीं होने चाहिए। विवाद यहाँ भी होना चाहिए। एक अच्छी खबर लेते हैं। भारत ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला पाकिस्तान से ले लिया है, हॉकी में लिया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने 2 गोल किए हैं और 1 गोल आकाशदीप सिंह ने किया है। इससे पहले 24 अक्टूबर को, अगर आपको याद होगा, तो पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था और ये पहली बार था किसी भी वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में, क्रिकेट के वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में भारत जो है पाकिस्तान से हारा हो। तो ये अभी तक की खबरें थी जी। और नज़र रखिए, ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में 4 लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन उनका अभी ये नहीं पता है कि उनमें ओमिक्रॉन है या नहीं है। वो पॉजिटिव जरूर है, कोविड पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मामला गया है, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 4 हमारे पास 4 या 5 लैब्स हैं, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कब चीज़ें आती हैं कब नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और रेगुलर अब हम सोच रहे हैं कि 9 बजे ही आपसे जुड़ें, ये लगभग क्योंकि ठंड में फिर आपको भी दिक्कत होती होगी, तो देर रात आप भी नहीं जागने पसंद करते होंगे। तो अभी जो है JBT वाला मामला फाइलों में उलझा हुआ है। JOIT वाला मामला कभी भी सामने आ सकता है फैसला, क्योंकि वो सारी चीज़ें हो गई हैं। माननीय अदालत को जिस दिन लगेगा कि सारी प्रक्रिया पूरी होगी, उस दिन फैसला आ जाएगा। उसमें ज़्यादा अधीर होने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि माननीय अदालत ने जो किया होगा वो ठीक ही किया होगा। और पुलिस वाले मामले में अभी जो कमेटी बनाई थी उसने 11 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी। उसको कहा गया था 7 दिन में रिपोर्ट देगी, 11 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है। कमेटी के जो हेड है उनकी तबीयत नासाज हो गई है और ये सचवाई हुई है, तो हम चाहेंगे वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन अगर ये भी कोई आपसी खींचातान की जो खबरें आई थी पीछे, 3 IG लेवल के अधिकारी जो उसमें हैं उनके बीच में, तो फिर दिक्कत वाली बात है। और जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस में हम लोग एक डिमांड ये भी करेंगे कि उनके परिजनों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं वो तुरंत वापस लिए जाएं, क्योंकि अन्यथा होगा क्या, किरकिरी सरकार की होगी। नड्डा जी के कार्यक्रम में वो लोग अपना दुखड़ा लेके पहुंचे, आपने उनके ऊपर केस बनाए, आपने कहा ये है वो है। उनका हक था बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने के लिए आगे जाना। इसी हक के तहत वो अगर वो मंडी में जाते हैं जैसी कि सूचना है, तो फिर दिक्कत तो किरकिरी तो सरकार की होगी। तो किरकिरी ना करवाई जाए जी, सारी चीज़ें जो हैं ढंग से जो है वो की जाए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर सबसे पहले तो इनका केस वापस होना चाहिए। जितने भी पुलिस कर्मियों के परिजनों के ऊपर केस बने और 10 लोगों के खिलाफ केस बने हैं, वो तुरंत प्रभाव से वापस होनी चाहिए। पहली बात तो ये, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने गए थे, क्योंकि उनके बच्चे एक अनुशासित फोर्स में हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर बंदिशें हैं, उनके ऊपर अनुशासन की जो है वो बाध्यता है और उस अनुशासन को वो मान रहे हैं। तो फिर उनके अगर परिजन ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे लिए रोजी रोटी कमानी है, उनकी जो बनती है रोजी रोटी, जो हक बनता है वो दे दीजिए, ताकि हम ढंग से खाना खा सकें, हम ढंग से पढ़ सकें, हम ढंग से अपने दूसरे काम कर सकें, तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन जनाब, अगर आप केस दर्ज करा है और उसको वापस नहीं लेंगे तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा जो जो वक्त बीतता जाएगा। और अगर ये मंडी में जिस तरह की हमारी सूचना है, अगर ये अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से हो सकता है कि प्रशासन इनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रखने में सफल हो जाए। लेकिन जनाब, सोशल मीडिया का दौर है, बात तो निकलेगी और बात जब निकलती है तो दूर तलक चली जाती है। तो बेहतर है कि दूर तलक अच्छी बात ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिल्ली तक तो बीजेपी की लिस्ट भी गई है, 153 भीतरघाती हैं, 2 पूर्व अध्यक्ष हैं उसमें बीजेपी के, 2 सांसद हैं, 3 पूर्व मंत्री हैं, 6 जो है MLA हैं, दर्जन भर राज्य कार्यकारिणी और दूसरी अहम पदाधिकारी और जिसमें चेयरमैन है वो मौजूद हैं। तो किस किस पे तलवार चलती है ये वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली।